गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम वाक्य से संबंधित एक विषय यहाँ पर लेकर के आए हैं जो रहेगा रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। जहाँ पर बच्चे हमारे बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भेद हम इनकी पहचान कैसे करें, तो आज हम इसी विषय को यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने वाक्य संबंधित जो है ना कक्षा की है। पहले क्या था, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है वहां पर, ठीक है। दूसरा था वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से जो है ना ये विषय पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये विषय जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक परीक्षा में यहां से प्रश्न आना ही आना होता है, यहां से प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ध्यान से समझना इस विषय को। देखने में लगेगा बड़ा आसान विषय है, लेकिन होता क्या है, फिर भी कुछ विद्यार्थी हमारे ना इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, ठीक है ना। हम समझते हैं कि बड़ा आसान है, थोड़ी सी कुछ बात है तो आसान है विषय, थोड़ी सी ऐसी बातें हैं वो हमें समझनी होंगी, ठीक है। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक है जी। अब सबसे पहला जो है ये सरल वाक्य क्या होता है, इसके बारे में हम समझें। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अब हो सकता है जो इसको पहली बार देख रहा है कि वो समझेगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। मैंने इसलिए पहले ही कहा है कि अगर प्यारे बच्चों आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें आप। वहां मैंने समझाया है कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। जब आप वो समझ लेंगे ना, फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। उद्देश्य होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं और विधेय होता है उद्देश्य के बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आप देख लें, उसको विस्तार से वहां पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये बिल्कुल सामान्य सा वाक्य रहेगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल आसान वाक्य है, ठीक है। मोहन क्या है, उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है क्या है, विधेय है। या सीमा गाना गाती है, इसमें क्या है, सीमा उद्देश्य है और गाना गाती क्या है, विधेय है, जिसके बारे में बात हो। ये तो बिल्कुल आसान, कोई भी कर लेगा इसको, इसमें कोई दिक्कत विद्यार्थियों को नहीं आती। जहां परेशानी आती है ना, वो आती है मिश्रित वाक्य में और संयुक्त वाक्य में। इन दोनों में उन अंतर देखने में कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये मिश्रित है या संयुक्त है, वो समझना हमने ध्यान से। सरल में तो कुछ नहीं ज्यादा, इसमें तो एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, इसमें बिल्कुल सामान्य से एक वाक्य होगा। आप आराम से उसको पहचान लेंगे सरल वाक्य को, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिश्रित वाक्य की। आखिर हम कैसे पहचाने कि ये मिश्रित वाक्य है, बहुत ही मैं आसान तरीके से यहां समझाने वाला हूं।
इसलिए आप हमारे साथ जो है ना वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है, ताकि जो विषय हम करें उसको अच्छे से हम तैयार कर लें। अब देखिए दूसरा है मिश्रित वाक्य। इसकी परिभाषा समझिए ध्यान से। जिस वाक्य समूह में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य एक से अधिक उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित हो। यह परिभाषा ध्यान से समझना आपने। एक प्रधान उपवाक्य होगा और उसके बाद ना एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं उपवाक्य, वे क्या होंगे, उसके ऊपर आश्रित हो। ठीक है, देखिए जिस वाक्य समूह में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। यानी दो वाक्य समूह होंगे, वाक्य समूह तो एक है, उसमें दो उपवाक्य होंगे और एक प्रधान मिलेगा, एक वो कैसे, उदाहरण लिखता हूं मैं, उससे हम समझेंगे। जब पिताजी आए तब मैं लिख रहा था। ठीक है, ये एक वाक्य है। जब पिताजी आए, देखिए यहां पर कोई पूर्ण वाक्य नहीं हो रहा है। जब पिताजी आए, अगर हम ये देखें ये उपवाक्य है ना, ये पूरा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला चलिए, तब मैं लिख रहा था, अगर ये देखें कि तब मैं लिख रहा था, ये भी पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्रधान है और ये आश्रित उपवाक्य है, ये इसके ऊपर आश्रित है कि पिताजी जब आए थे ना तब मैं लिख रहा था। दोनों में से कोई भी वाक्य जो है ना पूर्ण नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोनों उपवाक्य, ठीक है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखते हैं। वह अचार कहां है जो मां ने बनाया था, मां ने बनाया था। बनाया था या बनाया है भी हो सकता है, ठीक है। वह अचार कहां है, उसके बाद श्रोता जो है ना चाह रहा है कि आगे क्या होगा, इच्छा पैदा हो रही है, आकांक्षा, जिसकी मैंने बात की थी आवश्यक तत्व में, पहला ही था हमारा आकांक्षा। देखिए वह अचार कहां है, यहां वाक्य पूर्ण नहीं है। आगे चलिए, जो मां ने बनाया था, यह भी वाक्य पूर्ण नहीं है। यानी एक उपवाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित है, इसके बिना इसका कोई वजूद नहीं है, इसके बिना इसका कोई नहीं है। अब वह अचार कहां है, यह प्रधान है। जो भी योजक शब्द बीच में लगे हुए हैं ना, तब है, जो है, इनसे पहले जो भी उपवाक्य होगा वो क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होता है। और उसके बाद जो उपवाक्य होगा वो आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित का अर्थ होता है कि किसी के ऊपर आश्रित होना, निर्भर होना। यानी वह अचार कहां है, यहां वाक्य पूर्ण नहीं है। इसके बाद जो मां ने बनाया था, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, मिश्रित है,
ठीक है, या हम अन्य उदाहरण कर लें, इसका हो जाएगा कि जो मेहनत करता है, ये भी बड़ा आसान है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। वह सफल होता है। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। अब जो मेहनत करता है ये क्या है, एक प्रधान उपवाक्य है। जो मेहनत करेगा तभी तो सफल होगा ना। तो दूसरा क्या है, वह सफल होता है। अगर हम इतना बोलें कि वह सफल होता है तो कोई अर्थ ही नहीं है। कौन होता है सफल? यानी ये जो है उपवाक्य इसके ऊपर आश्रित है, जो मेहनत करता है। अब ये भी पूर्ण नहीं है, वैसे है तो दोनों उपवाक्य ही, पूर्ण वाक्य तो कोई सा नहीं है। सरल में क्या था, एक उद्देश्य एक विधेय था, उसमें वो पूर्ण था वाक्य। लेकिन यहां पर जो है ना, पूर्ण तो कोई सा भी नहीं है, ना ये पूर्ण है ना ये पूर्ण है, तो एक दूसरे जुड़े हुए हैं ना दोनों। यहां भी देखिए, जब पिताजी आए तब मैं लिख रहा था, दोनों जुड़ रहे हैं। वह अचार कहाँ है जो मां ने बनाया है, ये भी दोनों आपस में जुड़े हैं उपवाक्य। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, ये भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या कहा कि जिस वाक्य समूह में एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा जो है ना एक से अधिक उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित होगा, यानी दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, तभी तो इसका नाम मिश्रित है। मिश्रित, दोनों मिश्रित हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, सरल में तो ऐसा नहीं था। सरल में तो एक उद्देश्य था एक विधेय था, वहां तो सामान्य एक वाक्य लिख दिया था, वो सरल हो गया था। ठीक है, अब जो तीसरा है संयुक्त, इसको समझ लें आप ध्यान से कि यहां दो वाक्य मिल दिख रहे हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये इसकी पहचान है मिश्रित वाक्य की। और अब जो तीसरा जो है भेद, वो क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब ये जो संयुक्त वाक्य है ये क्या होता है, इसको समझ लें। देखिए, संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, ध्यान से समझना है आपने। यहां क्या कहा, दो या दो से अधिक सरल वाक्य की यहां बात हो रही है। मिश्रित में क्या था, दो उपवाक्य थे, एक दूसरे के ऊपर आश्रित था, वो निर्भर था। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक, वो कर चुके हैं आप, समुच्चय बोधक अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा आपस में जुड़े हों, देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा आपस में जुड़े हों, वाक्य दो भी हो सकते हैं, तीन भी, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे, सरल वाक्य होंगे, अपने आप में पूर्ण होंगे। जैसे पूजा पढ़ रही है और राधा लिख रही है। देखिए, पूजा पढ़ रही है, अगर आप इस वाक्य को उठा करके अलग भी कर दें, कहीं भी लिख दें, तो इसका अर्थ पूर्ण वहां पर हमें प्रतीत हो रहा है, अर्थ ज्ञान तो हो रहा है ना, पूरा पूर्ण वाक्य, सरल वाक्य है वो। चलो अब अगले आगे चलते हैं। राधा लिख रही है, ये भी सरल वाक्य है। ऐसा तो मिश्रित में क्या था, वहां तो दोनों आपस में जुड़े हुए थे ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर था, यहां तो ऐसा नहीं है।
पूजा पढ़ रही है, ये भी एक सरल वाक्य है। राधा लिख रही है, ये भी एक सरल वाक्य है। ये इसकी पहचान है संयुक्त वाक्य की, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। उसकी बस छूट गई, उसकी बस छूट गई, इसलिए वह विद्यालय देर से पहुंचा, अब देखिए, उसकी बस छूट गई। अगर इस वाक्य को आप अलग भी लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, इसका अर्थ पूर्ण हो रहा है। यहां पर उसकी बस छूट गई, ठीक है, हम समझ लेंगे उसके। इसलिए ये योजक चिन्ह है, अव्यय है ये। वह विद्यालय देर से पहुंचा, ये भी पूर्ण वाक्य है। वह विद्यालय जो है देर से पहुंचा, ठीक है। उसके बाद एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम। प्रिय बोलो परंतु असत्य नहीं। देखिए, प्रिय बोलो, है ना, प्रिय बोलो। अब यहां ये वाक्य पूर्ण है, प्रिय बोलो। हम अलग भी लिखेंगे तो सरल वाक्य बन रहा है, परंतु असत्य नहीं। अब ये भी पूर्ण है, असत्य नहीं बोलो, ये भी अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण अर्थ का ज्ञान करा रहा है कि असत्य मत बोलो, ठीक है। अब एक वाक्य और लिख लें, चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। देखो, चुपचाप बैठो, ये पूर्ण सरल वाक्य है, चुपचाप बैठो, समझ लेंगे हम। यहां से चले जाओ, ये भी पूर्ण वाक्य है, सरल वाक्य है। तो इसलिए जो हम ज्यादातर कंफ्यूज कहां होते हैं, हम मिश्रित वाक्य में और संयुक्त वाक्य में। सरल वाक्य में कोई दिक्कत नहीं हमें आती। देखिए, मिश्रित अगर आपको पहचानना है, वहां क्या देखना है आपने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हों, एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर हो, उसके ऊपर आश्रित हो, ये वहां मिलेगा। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, यानी सफल कौन होगा, जो मेहनत करेगा। वहां दोनों उपवाक्य आपस में जुड़ रहे हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो दो सरल वाक्य हैं, तीन हैं, चार हैं, लेकिन वो किसी अविकारी यानी समुच्चयबोधक अव्यय अविकारी शब्द के साथ जुड़ रहे हैं। और है, इसलिए है, परंतु है, लेकिन है, इनके साथ, ठीक है। तो बहुत ही मैंने प्रयास किया यहां पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बड़ा आसान तरीके से समझाने का। आपने इसको बार बार देखना, इसको लिखना भी है, इसको समझना है, और इनसे संबंधित कुछ आप 10-20 उदाहरण देख लें, फिर आपका अच्छे से अभ्यास वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो कक्षा है हमारी यहीं तक रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।